हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABM कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं आप लोगों के सामने यूजी सेमेस्टर 2 के CC 4th पेपर और यूजी सेमेस्टर 3rd के DAC पेपर क्लासिकल सोशल थिंकर्स को लेकर के आया। आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि क्लासिकल सोशल थिंकर्स ये दोनों सेमेस्टर में है। सेमेस्टर 3rd के DAC में, जो DAC के स्टूडेंट के लिए भी है, और सेमेस्टर 2 के CC 4th में भी है। और आज क्लासिकल सोशल थिंकर्स के दूसरा चैप्टर, इस पेपर के दूसरा चैप्टर हर्बर्ट स्पेंसर पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर की चर्चा मैं 2 पार्टों में करना चाहूँगा। एक पार्ट सबसे पहले आपको हर्बर्ट स्पेंसर में विषय प्रवेश करवाते हैं और तब इनके थ्योरी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जाने कि हर्बर्ट स्पेंसर जो है सामाजिक विचारकों में ये दूसरा संस्थापक जनक के रूप में जाने जाते हैं और प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजशास्त्री या समाजशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ये 19वीं शताब्दी के एक महान उद्विकासवादी सिद्धांतवेत्ता रहे हैं। इनके बारे में यदि जानकारी प्राप्त करना चाहे तो सबसे पहले ये चीज़ देखें कि इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 ईस्वी में ब्रिटेन के डर्बी नामक जगह पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1903 ईस्वी में हुई। यानी 83 वर्ष की जीवन यात्रा पर एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप देखिए कि हर्बर्ट स्पेंसर किस तरह से अपने जीवन यात्रा को तय किए। जहाँ तक इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है, ये मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे और इनका परिवार जो था वो कट्टर परंपरा विरोधी तथा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण वाले थे। अपने माता पिता के 9 संतानों में सबसे बड़ा संतान हर्बर्ट स्पेंसर ही थे, परंतु इन 9 संतानों में एकमात्र हर्बर्ट स्पेंसर ही थे जो अपने वयस्क अवस्था को प्राप्त कर सके और शेष सबों का असमय ही मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। संभवतः इसी कारण से उसने अपने विकास संबंधी सिद्धांत में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वोपयुक्तता की उत्तरजीविता के डार्विनवादी विचारधारा को प्रतिपादित किया था। स्पेंसर औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं पाई। उसके पिता जॉर्ज स्पेंसर जो पेशे से शिक्षक थे और चाचा ने उसके घर पर उसकी पढ़ाई करवाया। स्पेंसर गणित में सबसे अधिक रुचि रखने वाले थे और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में भी इन्होंने रुचि रखा या रुचि दिखाई। इसके बावजूद उसने जैविकी तथा मनोविज्ञान पर उत्कृष्ट ग्रंथ भी लिखे। स्पेंसर ने जब काम करना शुरू किया अपने आजीविका के लिए तो इनकी शुरुआत हुई थी रेल रोड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इसी में वो इंजीनियर के रूप में काम करना प्रारंभ किया। हालांकि बाद में इससे उन्होंने छोड़ दिया और अंग्रेजी प्रकाशन थे इकोनॉमिस्ट, उसमें वो संपादक बन गए। बाद में यहाँ भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और एक स्वतंत्र लेखक बन गए। इसी समय एक उपन्यासकार थी जॉर्ज एलियट का घनिष्ठ मित्रता इनसे हुआ, परंतु अफसोस कि मित्रता वैवाहिक बंधन में न बन पाई। तदुपरांत स्पेंसर ने आजीवन शादी ही नहीं किया। साथ ही एक चीज देखेंगे, 1850 ईस्वी में
हर्बर्ट स्पेंसर की प्रथम पुस्तक सोशल एस्थेटिक्स प्रकाशित हुई। कब हुई? 1850 ईस्वी में स्पेंसर की प्रथम पुस्तक क्या थी? सोशल एस्थेटिक्स, ये प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को बुद्धिजीवी वर्ग ने मान्यता मिली, बुद्धिजीवी वर्गों ने मान्यता दी। साथ ही प्रारंभ में इस पुस्तक का नाम इन्होंने डेमो एस्थेटिक्स रखा था, बाद में इसका नाम सोशल एस्थेटिक्स रख दिया। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये अगस्त कॉम से प्रभावित होकर के ही इन्होंने ऐसा रखा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। 1853 में इनके चाचा की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद कुछ पैसे इनको विरासत के रूप में मिला, तो तुरंत ये अपनी ज़िंदगी को उसी पैसे से आगे खींचना शुरू किया। 1854 ईस्वी में ये मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए। 1856 के आसपास ये ठीक हुए, परंतु अनिद्रा रोग से भी ये ग्रसित हो गए, लेकिन इनका पठन पाठन अध्ययन चलते रहा। स्पेंसर पर चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का काफ़ी प्रभाव था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। उसने खुद कहा है, किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने खुद कहा है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने डार्विन द्वारा दिए गए प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन तथा सर्वोपयोगिता की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बुनियादी विचारों की महत्ता को समझा। स्पेंसर ने इन विचारों को समाज के अध्ययन में भी लागू किया। स्पेंसर ने हस्तक्षेप या मुक्त बाजार लेजर फेयर के सिद्धांत का समर्थन भी किया, जिसका उस समय के अंग्रेजी अर्थशास्त्री ने भी समर्थन किया था। तदुपरांत हम ये भी देखते हैं कि स्पेंसर और अगस्ट कॉम्ट के बीच बहुत सारे अंतर रहते हुए भी दोनों विचारकों की चिंताओं और केंद्र बिंदु में व्यापक रूप से समानता थी। दोनों का प्रगति में विश्वास था और ऐतिहासिक विकास की एकता तथा अनुत्क्रमणीयता में भी अटूट आस्था थी। इसलिए समाज में प्रगतिशील विकास के नियम में उनका विश्वास उनके तर्क का केंद्रीय बिंदु था। अगर हम स्पेंसर के समाजशास्त्रीय रचना को देखें तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखे भी हैं। जैसे 1842 में उन्होंने द नॉन कॉन्फर्मिस्ट में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था। 1851 ईस्वी में सोशल एस्थेटिक्स नामक पुस्तक उनका प्रकाशित हुआ था। 1862 में प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी आया था। 1873 में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी आया था। 1884 में द मैन वर्सेस द स्टेट नामक पुस्तक प्रकाशित हुआ और 1904 में ऑटोबायोग्राफी। इस सबसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अक्सर देखेंगे सोशल एस्थेटिक्स पुस्तक किसने लिखा, कब लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखा, कब लिखा, ये सब प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आप देखेंगे कि यदि हर्बर्ट स्पेंसर पर उस समय जो बौद्धिक प्रभाव पड़ा, तो बौद्धिक प्रभाव इनके ऊपर जो पड़ा, तो उस समय के कौन कौन विद्वान थे? तो माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत उसी समय आया था। तो माल्थस का अच्छा खासा प्रभाव हर्बर्ट स्पेंसर पर पड़ा। साथ ही चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा किया है कि उनका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में प्रकाशित हुई थी, इसका भी इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा। एडम स्मिथ अर्थशास्त्री थे, इनका पुस्तक था द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। इस पुस्तक में उन्होंने जो तटस्थ सिद्धांत है उसका उपयोग करके स्पेंसर ने समाजशास्त्री सिद्धांत निर्माण में योगदान भी दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल जो उनके मित्र थे, हर्बर्ट स्पेंसर साहब के मित्र थे, तो उससे उन्होंने उपयोगितावाद का भी अध्ययन लिया। साथ ही उनके समय में बहुत सारे उद्विकास शास्त्री भी थे, जैसे हक्सले थे, फेराडे थे, ईवी टायलर थे, मॉर्गन थे, हेनरी मैन थे, लुबॉक थे, जैसे उद्विकासवादियों से भी ये प्रभावित थे, परंतु उनके विचारों से ये असहमत थे। समाजशास्त्र के क्षेत्र में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन था हर्बर्ट स्पेंसर का। आप देखेंगे उद्विकासीय सिद्धांत जो है
उसमें इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। विकास एक रेखीय गति में होता है, इन्होंने कहा था। साथ ही समाज के सावेवी रूप के बारे में चर्चा किया। समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान के रूप में भी इन्होंने चर्चा किया। अधिसावयवी संरचना की भी चर्चा इन्होंने किया। और स्पेंसर ने समाज के 4 भागों में बांटने का भी प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने रखा था सरल समाज, यौगिक समाज, दोहरे यौगिक समाज, धीरे यौगिक समाज की भी चर्चा इन्होंने किया है। साथ ही स्पेंसर विकास के एक भिन्न प्रकार भी बतलाए थे, सैन्य समाज और औद्योगिक समाज, मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की भी चर्चा इन्होंने किया। साथ ही इन्होंने जैविक अनुरूपता की भी चर्चा किया है। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हर्बर्ट स्पेंसर का समाजशास्त्र में है। लेकिन स्पेंसर के यदि मुख्य विचारों को आप देखेंगे तो स्पेंसर के समाजशास्त्रीय रचनाओं, चाहे आप सोशल एस्थेटिक्स देखें या द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी देखें, आदि से को देखने से विकास संबंधी विचार ही मुख्य रूप से उभर करके सामने आता है। स्पेंसर का विश्वास था कि सभी कालों में या सभी कालों के दौरान सामाजिक विकास का एक सरल समाज या समरूप संरचना से एक जटिल, बहुरूपी या विषम संरचना की ओर होता है। स्पेंसर के विचारों पर चार्ल्स डार्विन की रचना द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का काफ़ी प्रभाव पड़ा ही है। साथ ही इस पुस्तक में उन्होंने इस पुस्तक से उसके विचारों में एक क्रांतिकारी प्रभाव डाला कि किस तरह पृथ्वी पर कोशिकीय जीव से मानवीय प्राणी जैसे बहुकोशिकीय जटिल जीव की ओर जीवन का विकास हुआ है। हालांकि स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर बहुत सी रचनाएं लिखी, लेकिन उसने उसने समाजशास्त्र की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं दी है। उसके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया अनूठी होती है और इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं पर विकास के नियमों को लागू करके समाज की वर्तमान अवस्था की व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा मानना है हर्बर्ट स्पेंसर का। इस प्रकार यदि इसके विचारों के केंद्र में विकासवादी सिद्धांत का ही मुख्य स्थान रहा है। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए जैविक अनुरूपता, ऑर्गेनिक एनालॉजी के अर्थ और महत्व पर चर्चा करना समीचीन होगा। साथ ही सामाजिक विकास के विभिन्न समाजों की स्थिति के आधार पर स्पेंसर द्वारा किए गए समाजों के वर्गीकरण के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज यहीं तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।